आज हम लोग D7 पे चलेंगे। सप्तमांश पे। पंचम भाव से संतान का विचार होता है तो उसकी प्रतिपूरक जो कुंडली होती है, सप्लीमेंट्री जो होती है, वो होती है सप्तमांश, जिसको बोलते हैं D7। श्रीदेव जी नमस्कार। देखिए, ये जो नौमांश, सप्तमांश और दसमांश है राजी जी, इसका मतलब यह होता है कि एक राशि को उतने भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? अगर नौ मांस कहा गया तो नौ मांस, नवम अंश, एक राशि को नौ भागों में, एक राशि कितने अंश की होती है? 30। तो उस 30 अंश को नौ नौ अंश में डिवाइड किया जाएगा, तो जितने अंश और कला विकला में बटेगा उतना भाग एक नौ मांस कहलाएगा। सप्तमांश मतलब क्या हो गया? सातवां अंश। तो एक राशि को कितने अंशों में बांटा जाएगा? 7 अंशों में। एक राशि 30 अंश की, तो हर एक राशि को 7 7 अंशों में बांटेंगे तो सप्तमांश बनेगा। दशमांश मतलब क्या हो गया? एक राशि को 10 अंशों में, 10 भागों में बांटना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना राशि में, उतना ही अधिक भाग होगा। पंचमांश में एक राशि को 5 भागों में बांटेंगे। सप्तमांश में एक राशि को 7 भाग निकालेंगे, एक राशि का 7वां भाग करके। दशमांश में एक राशि को 10 भागों में बांटेंगे। चतुर्विशांश में एक राशि को 24 भागों में बांटेंगे। एकादशांश में, एकादशांश मतलब 11, एक राशि को 11 भाग में बांटेंगे। तो सप्तमांश कुंडली जब निकालते हैं तो एक राशि को 7 भागों में बांटेंगे। तो जब एक राशि 30 अंश की है और उसको 7 समान भागों में बांटेंगे, तो एक सप्तमांश जो होगा 4 अंश और 17 कला का होगा। नोट करिए, ऊपर लिखिए सप्तमांश कुंडली, और नीचे लिखिए यह संतान के लिए विचार होने वाली कुंडली है। आगे लिखिए, एक राशि को 7 भागों में बांटने से सप्तमांश कुंडली बनती है। इस प्रकार कंप्यूटर से आप निकल जाएगा, तो इसलिए इसकी गणना करना कठिन नहीं है, लेकिन बेसिकली जाने रहना जरूरी है। सप्तमांश है तो एक राशि को कितने भाग में बांट रहे हैं, कितने अंश का होगा। इसलिए इस प्रकार एक सप्तमांश 4 अंश 17 कला का होता है। एक सप्तमांश 4 अंश 17 कला का होता है। पवन जी, आपका चंद्रमा कुंडली में 2 अंश पर बैठा हुआ है, किसी भी राशि में 2 अंश पर, तो वह किस सप्तमांश में रहेगा? पहले सप्तमांश में। क्योंकि जब 7 भागों में बांटेंगे तो एक सप्तमांश कितने अंश का है? 4 अंश 17 कला का। 0 से 4 17 तक पहला सप्तमांश हो गया। तो कोई भी ग्रह 0 से 4 अंश 17 कला के बीच है तो वो पहले सप्तमांश में है। अब मान लीजिए 5 अंश का है तो वह किस सप्तमांश में है? दूसरे सप्तमांश में हो गया। दूसरा सप्तमांश, पहला 4 17 तक है तो दूसरा कहाँ से शुरू होगा एसन पाठक जी? 4 18 से। 4 अंश 18 कला से दूसरा सप्तमांश होगा, और 8 34 तक होगा। तो कोई भी ग्रह कुंडली में लगन कुंडली के अनुसार ही अंशों को देखना है। अगर कोई भी ग्रह 5 अंश का है, 6 अंश का है, तो वह दूसरे सप्तमांश में है। तो इस प्रकार से डिसाइड करते हैं ग्रहों के अंश के अनुसार, जब 7 भाग में बांटेंगे तो किस सप्तमांश में है। सप्तमांश कुंडली का एक बहुत ही रोचक
और शायद नया भी हो, पहले ना आप जानते हो, उसके विषय में हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, जब हम सप्तमांश बांटेंगे तो सप्तमांश है, 7 भाग निकल के आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जब हम सप्तमांश को बांटते हैं तो 7 सप्तमांश निकल के आएंगे। अरे भैया, 7 सप्तमांश हुआ। एक सप्तमांश 4 अंश 17 कला का है। तो 4 अंश 17 कला को जब 7 से आप गुणा कर देंगे ना, तो 30 अंश पूरा हो जाएगा। यानी जब हम 7 बराबर भागों में बांटते हैं एक राशि को, तो हमें उसके कितने पार्ट प्राप्त होते हैं? 7। अब यहाँ पे दो नियम चलता है। आपकी कुंडली में कुछ ग्रह सम राशि में होंगे और कुछ विषम राशि में होंगे। कुछ सम राशि में होंगे कैलाश जी, कुछ विषम राशि में होंगे। तो ये जो 7 सप्तमांश निकल के आता है ना, उसका कुछ नामकरण किया गया है। तो आपको यह देखना है कि कौन सा ग्रह किस सप्तमांश में है, किस नाम वाले सप्तमांश में है। अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में सम राशि में स्थित है, तो ये जो सप्तमांश का नामकरण है ये ऐसे रहेगा, और जब विषम राशि में होगा तो यही नामकरण उल्टा हो जाएगा। जैसे आपकी कुंडली में कोई ग्रह सम राशि में है, सम राशि मतलब मान लीजिए 4 नंबर कर्क राशि में है, इवन राशि में है, और उसकी डिग्री 0 से 4 17 के बीच है, तो उसका जो सप्तमांश नाम होगा वह शुद्ध जल नामक सप्तमांश में होगा। लेकिन वही कोई ग्रह सम राशि में नहीं है, विषम राशि में है, और 0 अंश से 4 17 के बीच है, तो शुद्ध जल के बजाय ये जो नीचे वाला है ना, ये ऊपर आ जाता है। सम राशि में पहले शुद्ध जल है, दूसरे में मध्य मदिरा है, तीसरे में इक्षुरस है। तो विषम राशि में पहले में क्षार हो जाएगा, दूसरे में क्षीर हो जाएगा, तीसरे में दही हो जाएगा। मतलब सम राशि। अभी आप लोग जरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करिए, ये भेजा गया है उसमें, इसी वक्त सेव करिए उस इमेज को। 3 डॉट पे क्लिक करके सेव कर लीजिए। सेव कर लिए? कल इसको प्रिंट करवा के भी रख लीजिएगा, चाहे डायरी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब इस विधि से आप यह देखिएगा कि कौन सा ग्रह किस सप्तमांश में आ रहा है। सम राशि में ग्रह स्थित हो और उसके अंश 0 से 4 17 के बीच में होंगे, तो वह शुद्ध जल नामक सप्तमांश में है। ग्रह 4 अंश 18 कला से 8 अंश 34 कला के बीच है, तो वह मध्य मदिरा नामक सप्तमांश में है। 8 अंश 35 कला से 12 अंश 51 कला के बीच है सम राशि में, तो इक्षुरस में है, गन्ने के रस में है। 12 अंश 52 कला से 17 अंश 8 कला के बीच है अगर सम राशि में, तो आज्य, आज्य मतलब मक्खन होता है। 17 अंश 9 कला से 21 अंश 25 कला के बीच है, तो दधि नामक, दही नामक सप्तमांश में है। इसी प्रकार से आप जान समझ सकते हैं। इसका जो दूसरा वाला है वो भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर है, विषम वाला भी। ये विषम वाला है। वहां पर सम राशि में ऊपर क्या था? शुद्ध जल था। अब विषम में शुद्ध जल नीचे आ गया। बातें समझ में आ गई ना? अपोजिट कर लेना है। स्टिकर भी भेज दिया हूँ, दोनों का कर लीजिएगा।
अब इसका फलादेश बताता हूँ। समराशि वाला ले लेता हूँ। एक को सामने रख के समझा दे रहा हूँ, दोनों के लिए समझ जाइएगा। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कुंडली देख के कि कौन सा ग्रह कितने अंश में है तो कहाँ है। इसमें देखना क्या है आपको, ये हम देख रहे हैं संतान के लिए और अपनी कुंडली। तो सबसे पहले आप अपना लगन देखिएगा कि आपका लग्न, लग्न की डिग्री क्या है। जैसे नौ ग्रहों के साथ साथ हम लगन की भी गणना करते हैं। पहले तो लग्न ही देख लीजिए कि किस सप्तमांश में है। लग्न की डिग्री 0 से 4 17 के बीच हो और लगन सम राशि में हो, तब क्या है, शुद्ध जल है। और विषम लगन है, 0 से 4 17 के बीच है, तो किस सप्तमांश में है, क्षार सप्तमांश में है। तो सबसे पहले लग्न देखिएगा किस सप्तमांश में। दूसरा, पंचम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो किस सप्तमांश में है। तीसरा, पंचमेश किस सप्तमांश में है। ठीक है। अब मैं फलादेश लिखा रहा हूं, लिखिएगा। पहला जो है शुद्ध जल वाला, अगर कोई ग्रह शुद्ध जल वाले सप्तमांश में है, या जो ग्रह संतान भाव पे असर डाल रहा है, या लग्न आपका शुद्ध जल में है, तो आपको क्या होगा। अगर लग्न, विशेष रूप से लग्न के लिए यह फलादेश है, अगर आपका लग्न शुद्ध जल के सप्तमांश में है तो लिखिएगा, ऐसे व्यक्ति की संतान सात्विक होती है, सदाचारी और न्यायप्रिय होती है। शुद्ध जल सप्तमांश का फल, बात ये संतान पर ही लागू होगी। संतान सात्विक, सदाचारी, न्यायप्रिय होगी। अच्छा, जल क्या है। जल को आप लोटे में रखिए, लोटे का आकार ले लेगा। गिलास में रखिए, गिलास का आकार लेगा। गुब्बारे में भर दीजिए, गुब्बारे का आकार ले लेगा। तो ये जो जल वाला होता है, शुद्ध जल का सप्तमांश ना, अगर आपका लग्न शुद्ध जल सप्तमांश में है तो आपको अपने बच्चे को बचपन में कुसंगति से बचाना होगा। बचपन में जैसी संगति करेगा ना, वैसा आकार उस ले लेगा, क्योंकि जल जैसा साथ पाता है वैसा आकार लेता है। तो जिनका लग्न जल सप्तमांश में है, ऐसे लोगों को, बच्चों को कुसंगति से बचाना आवश्यक है। यही एक चीज बचाएंगे तो बच्चे आपके सात्विक, सदाचारी, न्यायप्रिय, शांत स्वभाव के होंगे। दूसरा लिखिए, शुद्ध जल के बाद मध्य सप्तमांश, मदिरा सप्तमांश, जैसा नाम है वैसा काम है। अगर आपका लग्न मध्य सप्तमांश में है, मदिरा पी करके लोग क्या हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। कैलाश जी, मदिरा पान करके लोग मस्त ही तो हो जाते हैं। चिंता तनाव भूल के इधर उधर का इंग्लिश स्पीकिंग करने लगते हैं। तो अगर लग्न मध्य सप्तमांश में है तो आपकी संतान जो होगी वो चीजों को गंभीरता से नहीं लेगी, हंसी मजाक करने वाली होगी।
मतलब जो शराब पीने के बाद लक्षण आते हैं वैसा स्वभाव बन जाएगा। शराब पीने के बाद लोग कभी रोने लगेंगे, कभी हंसने लगते हैं। तो उसमें क्या होगा? एक तो हंसी मजाक, दूसरा जब व्यक्ति लिख कर ले लेता है ना तो कल्पनाओं में भी जीने लगता है। वो खुद परेशान रहेगा इसीलिए पिया है, लेकिन पी लेने के बाद ना दूसरों की समस्याओं को हल करने लगेगा। बोल भाई क्या चिंता है तेरे को? कहेंगे 1 लाख कर्जा है। कर्ज टेंशन ना लो, कल सुबह मुझसे मिलना। 1 लाख कर्जा है, 2 लाख दूंगा। सुबह जब उतरेगा पता चलेगा खुद के पास 2-4 लाख का कर्जा है। तो मध्य सप्तमांश में अगर लगन है तो संतान आपकी जो है मिथ्या या कल्पनाओं में जीने वाली होती है। थोड़ा मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन जा करके काल्पनिक जीवन में जाने का प्रयास करती है, वास्तविकता की अनदेखी करना जिसको बोलते हैं। तो संतान वास्तविकता की अनदेखी करने वाला, यथार्थ को भांपने में सक्षम ना हो। लेकिन एक मस्ती भरा जीवन जीने वाला संतान हो। पीने के बाद जैसे मस्त वैसे जीवन मस्त। अगर इक्षुरस सप्तमांश में ग्रह है, गन्ने का रस, इसको अच्छा जब ये शास्त्र लिखा गया था ज्योतिष पुराने समय में, तो उस समय में गन्ने के रस को बहुत अच्छा माना जाता। आज भी अच्छा है, गर्मी में पीना चाहिए। लीवर वगैरह सही करता है, पीलिया वगैरह दूर भगाता है, तो अच्छा ही है। तो इस रस सप्त होने पर स्वभाव मधुर होगा। बच्चे का स्वभाव मधुर होगा क्योंकि ये मीठा है। दयालुता, कोमलता, परोपकारी, दूसरों को सुख देने वाली संतान होगी। लेकिन बाहर से कठोरता भी रहेगी क्योंकि गन्ना बाहर से कठोर होता है। छिलका जब उतार देते हैं ना तो अंदर मुलायम होता है और दांत से चबा के लोग खा जाते हैं। तो इस रस सप्तमांश में अगर आपका लग्न है तो संतान आपकी बाहर से कठोर प्रतीत होगी, कठोर बनने का नाटक करेगी, लेकिन अंदर से हृदय मधुर रहेगा। आज्य सप्तमांश। आज्य मतलब घी कह लीजिए, मक्खन कह लीजिए। घी क्या करता है? शरीर को पुष्ट करता है, बल प्रदान करता है घी और मक्खन। तो अगर लग्न आज्य सप्तमांश में है तो बालक की शरीर मजबूत होगी, पुष्ट होगी। और घी का प्रयोग कहाँ होता है? घी का प्रयोग हवन आदि में होता है, देवताओं के आहुति में होता है। इसलिए जातक सदाचारी, बुद्धिमान, धनी, यशस्वी, धर्मपरायण होगी। 5वां सप्तमांश लिखिए दधि। अगर कोई ग्रह सम राशि में 17 अंश 8 कला से 21 अंश 25 कला के बीच हो, लिखा गया है सामने, स्टिकर है, बाद में लिख लीजिएगा। दही क्या करती है?
ये भी दूध दही घी तो शरीर को पुष्ट ही करते हैं। तो इसमें भी संतान जो होगी शरीर से मजबूत होगी। उसके अंदर कुछ ज्ञान कह लीजिए, कला कह लीजिए, कुछ बहुत अच्छाइयाँ छिपी हुई हैं जिसे उसे पहचानने की जरूरत है। जैसे दही में क्या छिपा होता है? घी। दही में घी होता है, दिखता नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा अभ्यास या थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर लग्नेश जो है दधि सप्तमांश में है तो जातक के भीतर कुछ विशिष्ट गुण भरे हुए हैं, जातक के संतान के अंदर। ऐसे संतान अपनी अलग पहचान समाज में बनाते हैं। जातक अपने माता पिता को सुख देता है और ज्यादातर मिलनसार स्वभाव का होता है। क्षीर। क्षीर सप्तमांश। क्षीर सागर सुने होंगे। क्षीर मतलब क्या होता है? दूध। इसमें भी जातक की संतान जो है शरीर से मजबूत होती है, सुंदर गोरा हो सकता है, सात्विक शिष्टाचार युक्त सुखी संपन्न होगा। जातक को सुख और प्रसिद्धि मिलती है संतान के माध्यम से। दूध से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो ऐसे जातक अपने माध्यम से दूसरों का बहुत सारा काम करते हैं, करवाते हैं, उपयोगी होते हैं। लास्ट वन इज क्षार। क्षार सप्तमांश। ये भी गड़बड़ है। एक तो क्षार गड़बड़ है, दूसरा मध्य। ये दो इसमें गड़बड़ आते हैं। क्षार मतलब नमक। एक मात्रा में ठीक है, ज्यादा होने पर गलाने वाली चीज है ये। तो अगर आपका लग्न क्षार सप्तमांश में है तो संतान के कारण आपको अपमान, अपयश, चिंता, कलेश भोगना पड़ सकता है। संतान कुछ जीवन में आगे करेगी जिसके कारण से चिंता, कलेश वगैरह हो जाए। तो हमारा तो भैया क्षार सप्तमांश में है। लगन की डिग्री 29 है, सम लगन है, कर्क लगन है। तो 25 से 30 के बीच में है। तो क्षार सप्तमांश में है। D7 में आपको बताया गया था सप्तमांश में अलग अलग भावों से अलग अलग संतान का विचार होता है। D7 में अलग अलग भावों से अलग अलग संतान का विचार होता है। तो नोट भी करा रहा हूँ, पहले भी करा हूँ लेकिन अब फिर से नोट करिएगा। ये कुंडली आपके सम्मुख है। इसमें एक लग्न कुंडली है और एक सप्तमांश है। ये लगन है, ये सप्तमांश है। ठीक, लिखिएगा। अगर सप्तमांश की लग्न विषम हो
विषम लग्न के सप्तमांश में पहली संतान पंचम भाव से, दूसरी सप्तम से, तीसरी नवम से, चौथी एकादश से, पांचवी लगन से, छठवीं तीसरे भाव से। विषम लगन है तो सीधे क्रम में पंचम भाव से पहली संतान, और फिर एक एक भाव छोड़ते हुए जाएंगे। ठीक है। और एक चीज समझिएगा, पहला यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा, पांचवा, छठा, अब किसी के 6 से ज्यादा संतान है। अब जब फिर से ये एक भाव छोड़ेंगे तो फिर यहीं पहुंचेंगे, तो इस प्रकार से नहीं लेना है। अब यहाँ पे जब पहुंच जाएंगे, छठे के बाद सातवां जब देखना होगा तो यही भाव लेंगे अब। यानी एक बार एक एक घर छोड़ते छोड़ते चलेंगे, फिर जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो अगला जो साइकिल है यहां से शुरू होगा, तब एक एक भाव छोड़ेंगे। अगर ये हो गया सातवीं संतान, अब आठवीं कहाँ से देखेंगे? यहां से। अब देखिए ये अपने आप छूट गया, ये पहले लिए थे पांचवा भाव, तो अब छठा हो गया। आठवें भाव से अगली संतान, दसम भाव से अगली संतान, द्वादश से अगली, द्वितीय से अगली। अब फिर जब यहाँ पहुंच गए, 12 संतान के ऊपर एक दर्जन पूरा हो गया, दूसरे दर्जन में जाना है, तो अब फिर भाव नहीं छोड़ेंगे, यहीं से ले लेंगे। बता दे रहे, नहीं तो आप लोगों का डाउट बड़ा विचित्र रहता है, कोई मैसेज कर देगा गुरुजी 24वीं संतान कैसे देखेंगे। तो अब इस विधि से निकालिएगा। और अगर सप्तमांश का लगन सम लगन है, इवन लग्न है, तब पहली संतान यहां से उल्टे क्रम से पांचवा भाव है, वही चीज बस उल्टा कर दिया गया। यानी लगन से नवम भाव से पहली संतान, और अब उल्टा ही चलना भी है, ये नहीं यहां से तो इधर जाइए। नवम भाव से पहली, एक घर छोड़िए, सप्तम से दूसरी, फिर एक छोड़िए, पंचम से तीसरी, एक घर छोड़िए, तीसरे से चौथा, फिर वही चक्कर चलेगा। सिर्फ विषम होने पे पहली संतान की काउंटिंग लग्न से पंचम, सम होने पर पहली संतान की काउंटिंग लग्न से नवम भाव से होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए पहली संतान यहां से देख रहे हैं। ठीक, यह कौन सा ग्रह इसका स्वामी है, कौन सा ग्रह बैठा है, ये दो चीज देखेंगे। जिस भाव से संतान का, जिस संतान का विचार हो रहा है, उस भाव में बैठा हुआ ग्रह या भाव का स्वामी किस सप्तमांश में है, जो अभी सात बताया गया उसमें से किस में बैठा है, वो देख लीजिएगा। और उस अनुसार भी अनुमान लगा सकते हैं कि पहले नंबर की संतान कैसी होगी, दूसरे की कैसी होगी, तीसरे नंबर की कैसी होगी। उदाहरण से समझिए। पहली संतान जो है यहाँ इसी भाव से विचार होगी, विषम लगन है तो यहीं से विचार होगी। यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा है, छोड़ दीजिए, ग्रह नहीं बैठा है तो भाव का स्वामी लीजिए। भाव का तो स्वामी हमेशा कोई ना कोई तो रहेगा ही, वो तो खाली नहीं जाएगा ना। बुध को लीजिए। अब बुध को लगन कुंडली से जो अभी बताया हूं, उस हिसाब से देख लीजिए किस सप्तमांश में है। शुद्ध जल में है, मध्य में है, क्षार में है, दधि में है, इक्षुरस में है, किस में है, उस अनुसार से पहली संतान का असर आएगा। इसी प्रकार से दूसरे में जो ग्रह बैठा है
उसके लिए देखिएगा। अगर भाव में ग्रह बैठा है तो भावेश को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा असर भाव में बैठे ग्रह का होता है। ग्रह नहीं बैठा है तब भावेश को लीजिएगा। दो ग्रह बैठे हैं तो दोनों का निकालिएगा, दोनों का असर आएगा टाइम टू टाइम। जैसे यहाँ पे सूर्य बैठा है, किस राशि में है? सिंह राशि में। सिंह राशि सम है कि विषम है? विषम है। ध्यान दीजिएगा, कल्पना कर लीजिए ऐसे, सूर्य यहाँ पर विषम राशि में है, ठीक। और सूर्य की डिग्री हम मान ले रहे हैं 17 अंश। लगन कुंडली से ही देखना है, 17 अंश का है ये सूर्य सिंह राशि में। अब बता, आप लोग तो पन्ना पलटिए, देखिए किस सप्तमांश में है। विषम राशि में ग्रह 17 अंश पर है। विषम में देखिएगा, विषम राशि में 17 अंश पर आज्य बनेगा। अगर 17 अंश 8 कला से आगे होता तब अपोजिट होता। तो आज्य सप्तमांश में है, तो ये किस नंबर वाली संतान में है? दूसरे नंबर वाली। चाहे लग्न सम होगी चाहे विषम, दूसरी संतान तो यहीं से देखी जाएगी। तो ये आज्य का जो लिखाया गया है वो असर आएगा। फिर केतु का भी देख लीजिए, दोनों एक है तो फल और ज्यादा अच्छे से पुष्ट होगा। अलग अलग है, दोनों व्यवहार टाइम टू टाइम आ सकता है। इस पे और अधिक प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन सारी चीजों को लेकर के पूर्ण और आखिरी निर्णय नहीं लेना है। ये सिर्फ आपकी मदद करने के लिए एक टूल है। कोई दिक्कत? सर जो अभी आपने बोला वो अच्छे से लिखा दीजिए, समझ में आ गया, लेकिन अभी तो समझ में आ गया, फिर भूल जाएंगे, तो जो अभी आपने बोला वो लिखा दीजिए सिर्फ। चलिए लिखिए। हेडिंग डाल दीजिए, सप्तमांश कुंडली और संतान। संतान संख्या। यहाँ पे संतान की संख्या नहीं निकालना है, कौन सी संतान, किस नंबर की संतान कैसी होगी ये निकालना है। असर लिखिए। अगर सप्तमांश कुंडली का लग्न विषम राशि में हो, सप्तमांश कुंडली का लग्न विषम राशि में हो, ऑड राशि में हो, तो पहली संतान का विचार पंचम भाव से, ये सप्तमांश कुंडली में ही देखना है। ऊपर हेडिंग डला दिया ना, सप्तमांश कुंडली, यानी सप्तमांश कुंडली के लिए ही बातें बोली जा रही हैं। तो पहली संतान का विचार पंचम भाव से, दूसरी संतान का विचार सप्तम भाव से, तीसरी संतान का विचार नवम भाव से, चौथी संतान का विचार एकादश भाव से, पांचवी संतान का विचार लगन से, और छठी संतान का विचार तृतीय भाव से होगा। नेक्स्ट। अगर सप्तमांश कुंडली का लग्न सम राशि में हो, सप्तमांश कुंडली का लग्न सम राशि में हो तो पहली संतान का विचार
सप्तमांश कुंडली के नवम भाव से, सप्तमांश कुंडली के नवम भाव से, दूसरी संतान का विचार सप्तम भाव से, तीसरी का विचार पंचम भाव से, इस प्रकार एक भाव छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये लिख लीजिए, इस प्रकार एक भाव छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले वाले में पूरा लिखा दिए, इसमें छोड़ते हुए, तो दोनों जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि हाँ दोनों में यही तरीका आजमाया गया है। एक भाव लिया गया, अगला छोड़ा गया। नेक्स्ट। राजे जी कितनी संतान है आपके? सर दो है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 27 अक्टूबर। सर मेरा नहीं है, मेरा तो मेरी कुंडली नहीं है, मेरे हस्बैंड का बता रही हूँ। 27 अक्टूबर 1976। टाइम? 11:04। दिन में? हाँ सर। जन्म स्थान? राजस्थान, अजीतगढ़। AJIT? हाँ। GARH? जी अजीतगढ़। सर राजस्थान का नहीं तो आएगा शायद। अजीत आ रहा है, गढ़ तो नहीं आ रहा है। सर जयपुर के पास ले लो, वो भी सही है। सर जयपुर से 50 किलोमीटर दूर है। जिला जयपुर ही है? नहीं, जिला सीकर है सर, लेकिन सर जयपुर सीकर लास्ट डिस्ट्रिक्ट है उनका। जयपुर आता है पास में। अब इस हाँ कुंडली सर सही में बनी। क्या है? समलग्न है, ठीक। सम। तो पहली संतान यहां से, दूसरी संतान यहां से, तीसरी संतान यहां से। ठीक है। अब एक क्लू देता हूं आप लोगों को, जिस पे आगे चर्चा करेंगे। पहली संतान यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी हमको यहाँ जाना है, और बीच में आ गया है केतु। पहली यहाँ से देख लिए, ये पहली, ये दूसरी, या फिर तीसरी के लिए हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से ऐसे जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो दूसरी और तीसरी का बीच का है, इसमें केतु आ गया है बीच में, इसीलिए ये दो संतान हुई आपको। ठीक है। केतु के सर माध्यम ये। से हम यह जानने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं कि कौन सी संतान आखिरी हो सकती है। होने के बाद या कुंडली देख के, मतलब ये संतान संख्या नहीं बताता है, लेकिन कौन सी संतान आखिरी होगी ये बताता है। दूसरी होगी, तीसरी होगी। इसको बृहद रूप से सप्तमांश, लग्न और नवमांश तीनों में प्रयोग करके रिजल्ट निकाला जाता है। तो इसके बारे में इसका अलग टॉपिक ही है, उसमें चर्चा सर अभी आपने थोड़ी करेंगे। देर पहले बोला जैसे ये बुद्ध सर एक मिनट, ये जैसे अब बुद्ध 6 पे है, तो अभी सर हमें जो इसे बुद्ध इनका अभी अगर आप देखेंगे तो बुद्ध सर बुद्ध 3 डिग्री पे है। तो अभी हम सम में जाएंगे या विषम में जाएंगे, ये मुझे समझ नहीं आया।
क्योंकि बुध इधर सब में बैठा है, इधर तो विषम में और इधर सब में, तो मुझे क्या देखना है फिर? लगन कुंडली में कहाँ बैठा है? लगन कुंडली में सर विषम में बैठा है। हाँ, तो ये लगन में ही देखना है कि सम राशि में, मतलब हाँ। लग्न कुंडली से वो जो सात हैं सप्तमांश, वो लग्न कुंडली से डिसाइड करना है। ठीक है। अब जैसे इसी कुंडली में मंगल 11 नंबर पे है यहाँ पे, मंगल यहाँ 11 नंबर पे है, और लगन कुंडली में मंगल 7 नंबर पे है। यहाँ पर विषम में है, यहाँ पे सम में है। तो जो सात सर नाम जो ना, सप्तमांश के बताए गए हैं वो यहाँ के अनुसार देख के नहीं लेना है, यहाँ के अनुसार लेना है कि मंगल किस सप्तमांश में। ऐसे सर हर वैसे, ग्रह का सर सप्तमांश वैसे दोनों देख विषम ही सकते। तो है। सर दोनों विषम हम्म। ही तो है लेकिन। सर हाँ, दोनों विषम ये ही तो है। हाँ हाँ, ये भी विषम है। मतलब जो निर्णय सर जैसे लेना बुध है तो वो यहाँ सब लगन में से है, लेना। हम्म। तो लगन से। बोलिए। तो सर अभी इनका अगर देखते हैं, जैसे ये विषम में आ रहा है, तो इनका मतलब लास्ट वाला रहा ना, बुध। हाँ, विषम, विषम वाला लीजिए। विषम विषम वाला में लेंगे तो विषम वाला तो शुद्ध चल रहा, लास्ट शुद्ध चल में, होएगा ना? हाँ, पहला पड़ जाएगा। लास्ट वाला पहला शुद्ध जल हुआ पड़ेगा ना? विषम में, ये शुद्ध जल हुआ। हम्म। ऐसे किसी भी ग्रह के लिए देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस सप्तमांश में है। आज अब आप लोग जाके इसी पे प्रैक्टिस करिए, इससे आगे पढ़ाएंगे तो आप लोगों का डाइजेशन इसमें सही नहीं रहेगा, हजम नहीं कर पाएंगे। हाँ तो हर सर एक एक और ग्रह मुझे के एक और लिए बात देख बोलनी जाओ। है सर, आज आपने अनम्यूट किया तो 1 मिनट मैं बोल देती हूँ सर, मुझे प्लीज अनम्यूट ही रखना। सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर आप पढ़ाते जाते हो, हम लिखते जाते हैं, सर आप चाहे 2 कुंडलियां कम पढ़ा दो, लेकिन हमें अनम्यूट करो सर, क्योंकि ऐसे लग रहा है यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं हम लोग। सर ये मेरा नहीं है, सोचना है सर, नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है। सर अनम्यूट करेंगे, सर अनम्यूट करेंगे तो हम लोग उससे उस कुंडली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी अपनी कुंडली नहीं, लेकिन सर उस कुंडली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना रह जाता है। सर आप 2 कुंडली कम नहीं सिखा दो चलेगा। नहीं, जैसे मैं पंचम में सूर्य प्लीज का सर। फल पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ जो मुझे बोलना, मैं वो पंचम में संतान का फल बता के बढ़ूंगा, पूरी कुंडली का जुड़ा नहीं, तो ऐसे बड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं सर, और पूरी कुंडली दूसरी का नहीं चीज, बोल रही, लेकिन सर उसमें ही क्वेश्चन रहता है, उसी में क्वेश्चन रहता है। वो तो क्वेश्चन की अंत की सीमा नहीं है, अच्छा। कुछ प्रैक्टिस स्वयं भी करते रहिए, ठीक है। गुरु जी, यही रखें अगर कुंडली इसको, तो ये पूछना था कि आवाज कट रही है, आवाज जैसे नहीं आ रही है। लगन, आप बोल रहे हैं कि हमने जो डी किया तो ये 7 डिग्री 54 मिनट्स पे है, किन सप्तमांश में होगा? तो नौ, अगर वो सेकंड सप्तमांश में होगा तो ये मतलब दूसरे भाव में होगा ना, मतलब ये है, या क्योंकि इसमें मैं देख रहा हूँ नहीं वो तो 12वें भाव में चला गया है। नहीं, ये नहीं है कि वो दूसरे भाव में होगा, भाव में हाँ जी। होना अलग है। सप्तमांश नवमांश में वो राशि के किस भाग में है वो अलग चीज है। दूसरे सप्तमांश का मतलब दूसरे भाव में होना नहीं है। यहाँ पे भाव अच्छा। का भाग थोड़े कर रहे हैं, राशि का एक भाग। जैसे यहाँ पे देखिए, मकर राशि है, ये हाँ जी। मकर राशि कितने अंश की होगी? 30 अंश की होगी। ठीक है। अब इसको हम 7 भागों में बांटेंगे। हाँ। कर्क हाँ राशि ठीक है। यहाँ है, 30 अंश की होगी, इसको 7 भागों में, यानी यहाँ पर 7 भाग बनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कर्क राशि में शनि है अगर, या चौथे सप्तमांश में है, 5वें में है, तो ये 5वें भाव में होगा, ये तो यही भाव में रहेगा। भाव का वर्गीकरण नहीं है, ये राशि का है। मतलब उससे नहीं कंफ्यूज होना है आपको कि दूसरा अच्छा। सप्तमांश मतलब दूसरा भाव, ऐसा नहीं है। ठीक है। ठीक है गुरु जी, मैं अभी दोबारा से सुनूंगा एक बार तो समझ में आएगा। सुनिएगा और आगे जैसे क्लास बढ़ेगा इस पे और समझ में आएगा, हाँ इसलिए आज जी। ज़्यादा ले भी नहीं रहे हैं। तो इसको आप लोग देखिएगा, और आधा चीज़ तो आपका क्लियर होगा, जो इमेज भेजा हूँ उसको थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करिएगा, प्रिंट कर अभी जाके लिखिएगा। ठीक है। और सप्तमांश कुंडली का मुख्य जो हमारा विषय है वो सिर्फ 3 विषय है।
क्या संतान में बाधा आती है तो वो सप्तमांश कुंडली कहाँ से बताती है? संतान संख्या निर्धारण में और संतान के जेंडर के लिए, यही तीन मुख्य विषय हैं हमारे। ये जो बताया हूँ आज आपको, ये कुछ अलग है, रोचक है, इसको खुद जानिए, रिसर्च करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, अपनी तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा, सब कुछ हम नहीं करेंगे। और जैसे आज जो बताया गया ना, अब ये जाके हर ग्रह का निकालिए और मेहनत करिए, कुछ नया जानने को मिला है। अच्छा,